मूलल उन्नयन स्थिरांक के डी। मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? देखिए, जब किसी 1000 ग्राम के विलायक में एक मोल अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, यानी उन्नयन हो जाता है। क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, एक मोल की वृद्धि हो जाती है। विलयन के क्वथनांक में एक मोल वृद्धि हो जाती है तो उसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी जब किसी 1000 ग्राम के विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, एक मोल, यहाँ पर एक मोल अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में एक मोल वृद्धि हो जाती है तो उसी को मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक मोल वृद्धि हो जाएगी तो मूलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे इसे। हाँ भाई, इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। केबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी जब किसी 1000 ग्राम के विलायक में एक मोल अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उस विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उस वृद्धि को ही मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गया क्वथनांक में उन्नयन, समझ में आ गया होगा। क्वथनांक में उन्नयन। अब आता है हिमांक में अवनमन। नेक्स्ट आएगा हिमांक में अवनमन। इनके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं लास्ट में जाकर, सबके न्यूमेरिकल होंगे। अगला है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन ये कौन सा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा भाग, हिमांक में अवनमन। हिमांक का मतलब होता है जमुना। हिमांक का मतलब क्या होता है? जमुना। क्वथनांक का मतलब होता है वाष्पित होना, भाप में बदलना, ठीक है। किसी जैसे बर्फ को हम जमाते हैं फ्रीजर में रखकर तो उसका हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है? ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। द्रव से किसमें? ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही क्या कहलाता है? हिमांक। यानी किसी विलयन के हिमांक में विलायक की अपेक्षा कितनी कमी हो रही है, वही कमी हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो देखिए, जब किसी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ विलयन के क्वथनांक में कमी हो जाती है। क्वथनांक में कमी हो जाती है। इसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं।
हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना शुद्ध विलायक का हिमांक टी एफ, टी नॉट एफ है, टी नॉट एफ है, तो विलयन का हिमांक टी एफ होगा, टी एफ होगा। तब डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस के टी एस, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, इसके ग्राफ के अनुसार ये यहां पर दाब दिखा रहा है, ये यहां पर ताप दिखा रहा है। ठीक है भाई, ये इसका वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडल। देखिए, जब हम किसी शुद्ध विलायक को, यहां पर शुद्ध विलायक ले लिया हमने ए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजर में रखकर इसे ठंडा कर रहे हैं, तो इसका धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता आएगा इस तरीका से इसका टेम्परेचर ऐसे गिरता चलाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर कहाँ हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट। भाई इस ताप पर ये क्या हो रहा है, ठोस में कन्वर्ट हो रहा है। यहां तक तो क्या था, वो यहां तक द्रव था, क्या था, ये द्रव अवस्था में था। अब यहां पर आकर क्या हो गया, इस पर ठोस हो गया, तो इससे कितना टेम्परेचर इसका गिरा, ये कहलाता है टी नॉट एफ। ठीक है, अब क्या कर दिया हमने, कोई अवाष्पशील विलेय ले लिया, विलेय बी मिला दिया इसमें, हमने क्या मिला दिया, बी। अब इसे हम, इसके टेम्परेचर जब गिरता है तो इस तरीका से ये आता है, गिरता हुआ आएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि गिरकर ये इस स्थिति पर मिल जाएगा, यानी ऐसे मिल जाएगा। और यहां पर थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, छोटा बनना है, दिखेगा नहीं, एक मिनट भाई, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ताप, और इधर से आएंगे ताप कम होगा 0 तक। भाई यहाँ पर शुद्ध विलायक है तो इसका ताप कैसा हो रहा है, गिर रहा है, और एकदम गिरकर कहाँ जाता है, 0 हो जाता है, तो यहाँ पर ये सॉलिड बन जाता है। यहाँ तक क्या था, ये लिक्विड था। ठीक है, अब इस विलेय को, अब यहाँ पर हमने इस विलेय को ऐसे, तो ये यहाँ का क्या ठंडा होगा, चिल्ड होगा, फिर यहाँ पर आकर ये बदल जाएगा। ये इसका टेम्परेचर हो गया, कितना गिरा, शुद्ध विलायक का है तो टी नॉट एफ हो जाएगा, ये विलयन का है तो टी एफ हो जाएगा। अब इन दोनों में कितनी कमी आ रही है भाई, शुद्ध विलायक के में से अगर विलयन का घटा तो क्या शुद्ध विलायक का ज्यादा है टेम्परेचर है। ठीक है, यानी इतने टेम्परेचर पर ये गिर रहा है, और विलयन का इतने पर। ठीक है भाई, तो यहाँ डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस के टी एफ, ये इसके कमी आ जाएगी, विलयन के हिमांक में कमी आ जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसे टी डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, हिमांक और अणुभार में संबंध, यानी जो हिमांक का अवनमन है और अवाष्पशील विलेय का अणुभार में, उसमें क्या संबंध है। डेल्टा टी एफ व स्मॉल एम में संबंध, क्या संबंध होगा, अणुभार, सॉरी एम बी, यहां पर लिखेंगे एम बी,
यानी अवाष्पशील विलेय का अणुभार है। तो हम जानते हैं डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल होता है मोललता के, और डेल्टा टी एफ इजिकल टू हो जाएगा के एफ इंटू मोललता। समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। यहां के एफ क्या है? हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। और स्मॉल एम क्या है? यहां पर मोललता है, मोललता। तो हम जानते हैं मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी बटे डब्ल्यू बी बटे एम बी। बटे में क्या आ जाएगा? या ऐसे लिख दो इसे, डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी गुणा के डब्ल्यू ए। इन ग्राम में है, और जब ग्राम में है तो यहां पर 1000 का गुणा हो जाएगा। इसका मान इसमें रख दीजिए, एम का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ गुणा के डब्ल्यू बी गुणा के 1000 बटे, यहां पे ये बी है, डब्ल्यू बी। नीचे क्या आ जाएगा? एम बी गुणा के डब्ल्यू ए इन ग्राम, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहां डब्ल्यू पी बराबर क्या है? विलेय का भार है, ग्राम में होता है। एम बी बराबर विलेय का अणुभार है, ग्राम प्रति मोल होता है। और डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का भार, विलायक का भार। ये किस में होता है? किलोग्राम में होता है। किलोग्राम करने के लिए यहां पर 1000 का गुणा कर देते हैं। इस तरीका से हिमांक में अवनमन हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा हिमांक में अवनमन। इसी के आधार पर हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसकी भी कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, तो ये भी मुश्किल है। हाँ भाई, क्या हिमांक में अवनमन, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। जैसे हमने क्वथनांक के मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा बताई थी, वैसे ही इसकी परिभाषा बनेगी। ठीक है, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है? किसी विलायक की 1000 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, जो कमी होती है उसे हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? के एफ। तो ये हो गया हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है भाई, यानी किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ का अगर 1 मोल घोल दें, तो 1 मोल घोलने पर उस पदार्थ के यानी उस विलयन में हिमांक में जो कमी हो जाए, उसके हिमांक में जो कमी हो जाए, उस कमी को ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, जिसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो था अनुषंग गुणधर्म तीसरा, हिमांक में अवनमन।
अब इसका अनुसंग गुणधर्म में अगर चौथा आता है तो क्या है, परासरण दाब है। परासरण दाब को हम पहले परासरण बताएंगे, परासरण क्या है। देखिए परासरण, परासरण क्या होता है, परासरण समझिए। देखो परासरण, ये हमारा कोई पात्र है इस तरीका का, इसमें एक क्या लगी हुई है, कीस नली लगी हुई है जल भरने के लिए, और इसके बीच में क्या है, एक अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, इसे कहते हैं अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल, ठीक है, ये अर्धपारगम झिल्ली है। यहां से हमने क्या, ये विलयन भरा होता है, इसमें क्या भरा हुआ है, विलयन, और इधर बड़ा होता है विलायक। ये केस नली है, इसमें विलायक है और इसमें विलयन है, ठीक है। अब देखिए जहां विलायक होता है उसकी सांद्रता कम होती है, कम सांद्रता वाला होता है, कम सांद्रता, ये आप कह सकते हैं निम्न सांद्रता, क्या कह सकते हैं, निम्न सांद्रता। और जो विलयन होता है वो उसकी हाई सांद्रता हो जाती है, उच्च सांद्रता हो जाती है, क्योंकि उसमें विलय और विलायक दोनों होते हैं। ये उच्च सांद्रता वाला विलयन होता है। भाई विलायक है वो निम्न सांद्रता वाला विलयन विलायक होता है पदार्थ, और जो विलयन है वो उच्च सांद्रता वाला पदार्थ होता है, ठीक है। तो कैसे कहेंगे परासरण दाब, यानी किसी विलयन में, किसी विलयन में विलायक के कण निम्न सांद्रता से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होने की क्रिया परासरण क्रिया कहलाती है, या परासरण कहलाता है। परासरण क्या है, यानी विलायक के कण निम्न सांद्रता से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कहा जा रहे हैं, उच्च सांद्रता में, विलयन के अंदर जा रहे हैं। किसके द्वारा जा रहे हैं, कोई दाब के द्वारा नहीं, अपने आप स्वतः ही जा रहे हैं। तो स्वतः ही जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं जब विलायक के कण, विलायक के कण अर्धपारगम्य, पारगम्य झिल्ली द्वारा, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता के विलयन से, विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर, विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की क्रिया, होने की क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, परासरण कहलाता है। यहां से देखो ये विलायक के कण इधर आ रहे हैं विलयन की तरफ, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अपने आप स्वतः आ रहे हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परासरण क्रिया कहलाती है, परासरण कहलाता है। तो समझ में आ गया हो गया परासरण क्या होता है। देखिए परासरण, अब इसके बाद आता है परासरण दाब। क्या आता है, परासरण दाब। इस चित्र को मैं डाल देता हूं क्योंकि परासरण दाब इसी से रिलेटिव है। इसका चित्र बनाता हूं परासरण दाब का। ये कोई पात्र होता है और इस पात्र में इस तरीका से कीस नली होगी,
इस तरह ये खींच नली होती है। और यहां बीच में क्या लगा होती है, अर्ध पारगम झिल्ली। इधर एक पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है, पिस्टन। इसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टन कहते हैं। इस पर एक दाब मापी होता है, दाब को मापने वाला, प्रेशर दाब मापी। इस पर अंक लगे होते हैं, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं इसे। ये इस तरीका से इस पर घड़ी जैसी संरचना होती है। ये तो इसे बोलते हैं दाब मापी, दाब मापी। और यहां पर पिस्टन होता है। जब इधर क्या होता है, इधर बड़ा होता है विलयन। क्या बड़ा होता है, विलयन। विलयन। और इधर बड़ा होता है विलायक। विलायक, ठीक है भाई। और ये क्या, अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली, ये अर्ध पारगम झिल्ली होती है। देखो, जब पराशरण की क्रिया होती है, यानी इसमें से विलायक, ये केस नली होती है, केस नली। जब आपने देखा होगा, जब विलायक के कण पराशरण की क्रिया होती है इसमें, तो विलायक के कण विलयन में आने लग जाते हैं। इस तरीका से ये इस विलयन में आने लग जाते हैं, ठीक है। वैसे विलायक के कण छोटे होते हैं, विलय के कण बड़े होते हैं। तो ये इस तरीका से विलायक के कण इसमें आने लग जाते हैं, जिससे इसका स्तर क्या हो जाता है, केस नली का स्तर गिर जाता है। सपोज कीजिए यहां तक आ जाता है। इस स्तर को, विलायक के स्तर को पहुंचाने, पहले स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, इस विलयन पर पिस्टन द्वारा दाब डालती है। कितना दाब डालते हैं, कि उतना दाब डालते हैं कि यहां से निकलकर विलायक कहाँ आ जाए, उसी स्थिति पर आ जाए, अपनी पहली स्थिति पर आ जाए। जो पहली स्थिति, जैसे ही अपनी पहली स्थिति पर आता है, उस दाब को, वहीं पिस्टन को रोक देते हैं, और दाब मापी के द्वारा उस दाब को पढ़ लिया जाता है कि कितना दाब डाला गया है। उसी दाब को कहते हैं परासरण दाब। तो क्या होता है, परासरण दाब। हम कह सकते हैं परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर, विलयन पर पिस्टन द्वारा, पिस्टन द्वारा डाला गया वह अतिरिक्त, वह अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते करते हैं। परासरण दाब को किससे दर्शाते हैं, पाई से, ठीक है। अब देखिए, परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब ताप और सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती होता है। परासरण दाब सांद्रता निश्चित ताप पर, परासरण दाब निश्चित ताप पर सांद्रता सी
वह ताप T के समानुपाती होता है यानी पाई प्रपोर्शनल C समीकरण नंबर 1 और पाई प्रपोर्शनल T समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा? तो पाई बराबर प्रोपोर्शनल हो जाएगा CT, ठीक है। तो पाई बराबर CRT, क्या बन जाएगा? CRT। यहां R बराबर गैसीय स्थिरांक है, गैसीय स्थिरांक, ठीक है। T बराबर क्या है? परमताप है, परम ताप। C क्या है यहां पर? सांद्रता। अब देखिए C बराबर, या आप कह सकते हैं मोलर ताप। C बराबर क्या है? C बराबर क्या हो? C बराबर N/V, NB/V हो तो क्या हो जाएगा? पाई बराबर हो जाएगा N, C की जगह पर रख देंगे NB/के, NB इंटू RT बटे V। V क्या है? यहाँ आयतन होता है लीटर में, ठीक है। तो NB बराबर क्या होता है? NB बराबर यहाँ पर मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार होता है। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB के MB गुणा के V गुणा के RT। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीका से परासरण दाब कैसे आपको निकालना है, किस तरीका से ये बन जाएगा। क्योंकि परासरण दाब यानी पाई प्रोपोर्शनल उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है और उसके परम ताप के समानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 से तो पाई प्रोपोर्शनल CT, यहाँ पर प्रोपोर्शन हट जाएगा तो R लग जाएगा। पाई बराबर CRT हो जाएगा। R क्या है? गैसीय स्थिरांक है। T क्या? परम ताप है। C क्या? सांद्रता होती है। C बराबर है यदि NB/V हो, V के आयतन यानी मोलों की संख्या बटे आयतन हो, तो यहाँ पर मान डाल देंगे NB/V। C बराबर NB क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे अणु भार होता है। इसका मान डाल देंगे तो पाई बराबर WB/के MB, ऊपर क्या है? गुणा के RT बटे V आयतन। तो इस तरीका से परासरण दाब, परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब क्या है, इसे हम बता सकते हैं। इसके बाद आता है अर्धपारगम झिल्लियां। ये भी मोस्टली है। अर्धपारगम झिल्लियां कौन सी होती है? कौन कौन सी है? अर्धपारगम्य झिल्लियां यानी वे झिल्लियां जो किसी विलयन में से विलायक के कणों को तो आने देती हैं, लेकिन विलायक के कणों को, सॉरी विलयन के कणों को, लेकिन विलयन के कणों को नहीं आने देती, अपने में से होकर नहीं आने। यानी वे झिल्लियां जो किसी विलयन में से विलायक के कणों को तो अपने में से आने देती हैं,
विलायक के कणों को तो अपने में से होकर, यहां पर लिख देता हूं, अपने में से होकर आने देती हैं, लेकिन विलयन के कणों को नहीं। अर्ध पारगम झिल्ली कहलाती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है, झिल्ली कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अर्ध पारगम झिल्ली भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक झिल्ली और कृत्रिम झिल्ली। यह दो प्रकार की होती हैं, ऐसे लिख देता हूं, यह दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राकृतिक झिल्ली और नंबर दो कृत्रिम झिल्ली। नंबर एक प्राकृतिक झिल्ली और नंबर दो कृत्रिम झिल्ली। प्राकृतिक झिल्ली कौन सी होती है? जो अपने आप स्वतः प्रकृति द्वारा बनी होती है, उसे प्राकृतिक झिल्ली कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बॉईल करते हैं या अंडे, तो अंडे के ऊपर एक बहुत पतली सी व्हाइट कलर की झिल्ली होती है, उसको हम प्राकृतिक झिल्ली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, कॉमा बकरे की आमाशय की झिल्ली, बकरे की आमाशय की झिल्ली, वृक्षों की छाल, वृक्षों की छाल, जो वृक्षों की छाल होती है वो भी क्या होती है? प्राकृतिक झिल्ली का कार्य करती है। कृत्रिम झिल्ली, कृत्रिम झिल्ली किसे कहते हैं? जिसे मनुष्य बनाते हैं, मनुष्यों ने जिनका निर्माण किया है, उन झिल्लियों को हम कृत्रिम झिल्ली कहते हैं। जैसे इसके एक ही झिल्ली है, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। कॉपर फेरोसाइनाइड की ऐसी झिल्ली है जिससे हम सही सही बिल्कुल शुद्ध पराशर दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए झिल्ली, हमारी झिल्ली की विशेषता क्या होनी चाहिए? अर्धपारगम झिल्ली की विशेषता है कि ऐसी झिल्ली होनी चाहिए जिस पर दाब अगर ज्यादा डाला जाए तो वो फटे नहीं, दाब डालने पर वो फटे नहीं, और उससे हम शुद्ध और सही सही पराशर दाब आसानी से ज्ञात कर सकें। तो ऐसी झिल्ली एक सबसे अच्छी झिल्ली मानी जाती है। तो वो सबसे अच्छी झिल्ली कौन सी है? कृत्रिम कृत्रिम झिल्ली है, जिसे हम कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये तो था मोस्टली हमारे इस पार्ट में। यहाँ तक मैंने मोस्ट टॉपिक थे मैंने आपको क्लियर करा दी है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकलों का एक पूरा लेक्चर आपको मैं दूंगा। जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं मोलरता से लेकर और यहाँ तक पराशर दाब तक, सारे न्यूमेरिकल उस लेक्चर में हो जाएंगे।